फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरसीटी के अंदर सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन के परफोरेशन के लिए, जिसमें हम सब हर कोई घबराता है। और अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं कि परफोरेशन क्यों होती है, किन बातों का आपने ध्यान रखना है, और अगर परफोरेशन को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या बोनी में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपने ये बातें पहले से नहीं देख रखी हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिंक को क्लिक करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अब चलिए चलते हैं अपनी एक्चुअल वीडियो के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर ऑफ परफोरेशन। और मेरे को तो आप जानते ही होंगे, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा, जीडीएस डेंटल से। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है। नेक्स्ट अब चलते हैं कि भाई अब परफोरेशन तो हो गई है, लेकिन अब इसका मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट में जो पहला पार्ट आता है कि डायग्नोसिस। आपको जो डायग्नोसिस है, मतलब कि आपको तुरंत ही पता लग जाना चाहिए कि परफोरेशन हो गई है। आपने उस परफोरेशन को और वाइड नहीं करना है। और गलती हमसे स्टार्टिंग में ये होती है कि हमसे परफोरेशन भी हो जाती है और हम उसको कैनाल समझते हैं और उसको वाइड भी कर देते हैं। तो राइट टाइम पे डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। फिर इटियोलॉजी हमसे हुई क्यों है, हमसे हमारे बर्थ से हुई है, हमारे फाइल से हुई है, हमारे पीजो रिमोट से क्यों हुई है वो। लोकेशन, मतलब कि वो सीजे के पास है, हमारी मिड रूट में है, अपाइकली है, उसी हिसाब से हम अपना प्लान बनाएंगे। एसेस टू द साइट की क्या हम उसको इजीली एसेसिबल एरिया है जहाँ पे परफोरेशन हुई है, या हमारे लिए नॉन एसेसिबल एरिया है। क्या हमको वो विजिबल है परफोरेशन मिरर के अंदर या नहीं है मिरर के अंदर परफोरेशन। कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो नहीं है कि सपोज लोअर 7 की आप आरसीटी करते हैं, अपाइकल परफोरेशन कर दिया, तो एक डर तो लगता है कि बिल्कुल सेंटर के अंदर कैनाल होगी हमारी, कहीं उसके अंदर हमने हमारी इंफीरियर एल्वेओलर कैनाल को तो चोट नहीं पहुंचा दिया। परफोरेशन साइज हमने जब किस चीज़ से करी है वो हमारा बता देगा कि परफोरेशन साइज क्या है। अगर मानो बर से कर दी है तो हो सकता है काफ़ी बड़ी भी मिलेगी। पीडीएल स्टेटस क्या है, आपने उस परफोरेशन के अंदर फाइलिंग करके उसको सारे आसपास के सारे पीडीएल तो डैमेज नहीं कर दिए, या कोई टाइम तो नहीं हो गया है परफोरेशन को हुए हुए। क्योंकि जब टाइम हो जाता है तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ के साथ हो जाता है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि तुरंत ही हम परफोरेशन को रिपेयर कर दें, नहीं तो उनको जो जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद परफोरेशन को रिपेयर करना उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द टूथ। इसका क्या मतलब है कि सपोज 1 मिनट के लिए आपने किसी पेशेंट को 5, 6, 7 का ब्रिज बता रखा था, एंड 7 के अंदर आपसे परफोरेशन हो गई है, तो आपको उस परफोरेशन को रिपेयर करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यू वांट कि वो जो दांत है वो स्टे करे, वो लॉन्ग स्टे करे, ताकि आपको एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग ब्रिज दे सकें। एंड लास्ट इज एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर। जब मैं नया था तो परफोरेशन रिपेयर नहीं कर सकता था, बस जीआईसी भर दिया करता था उस जगह पे, और आज एक्सपीरियंस के साथ मैं एमटीए को भी प्लेस कर सकता हूँ। तो आपको अपने स्किल्स को भी देखना है कि क्या आप उस परफोरेशन को रिपेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते और इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा देगा तो कोई इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। यू कैन ऑलवेज टेक अ हेल्प, कॉल कंसल्टेंट जो आपके इस दांत को रिपेयर कर सकता है। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। पहले हम बात करते हैं कि लोकेशन की। लोकेशन से क्या मतलब है कि आखिरकार जो हमारी परफोरेशन है वो किस लेवल के ऊपर हुई है। तो जो हमारा क्रेस्टल बोन है, जहाँ पे हमारा क्रेस्टल बोन का जो टिप है उसको हम क्रिटिकल जोन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और इसीलिए इसका नाम भी क्या है, क्रिटिकल जोन। तो आपने ये देखना है कि क्या जो परफोरेशन है वो क्रिटिकल जोन पे हुई है, या उसके ऊपर हुई है, या उसके बिलो हुई है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर परफोरेशन उसकी क्रिटिकल जोन से ऊपर हुई है तो उसको मैनेज करना इजी है, क्रिटिकल जोन के नीचे हुई है थोड़ा सा चैलेंजेस है, और अगर एट द लेवल ऑफ क्रिटिकल जोन हुआ है तो यहाँ पे रिपेयर करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन मेंटेन करना, ब्लीडिंग को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नेक्स्ट है साइज। तो आप खुद ही ये तो समझदार है इसके अंदर कि भाई साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसको दिक्कत है, उसको रिपेयर करने के अंदर, उसको सील बनाने के अंदर, वहाँ पे एक मटेरियल या एमटीए वहाँ पे प्लेस करने के लिए, ताकि अगर क्योंकि ज़रा सा भी फोर्स लगा देंगे वो इधर उधर फैल जाएगा। तो जितनी छोटी हो साइज़ में परफोरेशन उतना बेटर है, और जितनी बड़ी है उतनी प्रोग्नोसिस कम हो जाती हैं। टाइम को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइम अगर जितना ज़्यादा होगा, जितना परफोरेशन के बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे परफोरेशन को मैनेज करने में चैलेंज आता जाएगा, उसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती जाएगी।
एसेसिबिलिटी एंड विजिबिलिटी, अब हर किसी के पास तो माइक्रोस्कोप है नहीं कि जहाँ पे वो परफोरेशन देख सके। तो आपकी अगर एसेसिबिलिटी, अगर आप नॉर्मल जैसे डॉक्टर हैं, जैसे हर कोई प्रैक्टिस करता है कि एक चेयर की लाइट है और मिरर है, तो उसके अंदर कोरोनल जो हमारी परफोरेशन है, अबव क्रिटिकल जोन जो परफोरेशन है, उनको हम बेटर मैनेज कर पाते हैं। जैसे जैसे हम बिलो जाते जाते हैं वैसे वैसे एसेसिबिलिटी कम होती जाती है एंड चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं रिपेयर मटेरियल की। आखिरकार जब ये आपसे परफोरेशन हो गई है, आपने डायग्नोज भी कर लिया है, अब आपको आखिरकार वहाँ पे लगाना क्या है। जो ओल्ड मटेरियल हैं जैसे अमलगम हो गए, जिंक ऑक्साइड, यूजिनोल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गट्टा पर्चा, जीआईसी कंपोजिट। तो इसमें जो अमलगम है, मेरे को आज अच्छे से याद है कि जब हमारे पास अपाइकल परफोरेशन हो जाती थी या अपाइकल रेडियोल्यूसेंसी बहुत बड़ी होती थी, तो मैं सर्जन को कॉल करता था और वो वहाँ पे जिंक ऑक्साइड यूजिनोल लगा देता था। कई बार जब मेरे से ही परफोरेशन हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, मैं कैल्शियम लगा के छोड़ दिया करता था। गट्टा पर्चा को घुसाने की कोशिश करता था उस जगह, उस परफोरेशन के अंदर। तो दोस्तों ये अमलगम, जिंक ऑक्साइड, यूजिनोल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये और जीपी, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। आज के टाइम में मैं एडवाइस करूंगा आप इनको ना ही यूज़ करें। रही बात जीआईसी और कंपोजिट की, इसको तब आपने यूज़ करना है जब एल्वुलर क्रेस्ट से ऊपर के लेवल के ऊपर परफोरेशन हुई हो, क्योंकि ये वाले जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों ही आइसोलेशन को चाहते हैं और इसका आपका आउटर सरफेस आप पॉलिश करोगे तभी ये अच्छे से वर्क करेंगे। जो आज का मटेरियल है वो है हमारा MTA। MTA बहुत अच्छा मटेरियल है। ये हल्का फुल्का जो हमारा मॉइस्चर है उसके अंदर वर्क करता है। इनफैक्ट मॉइस्चर इसे चाहिए होता है सेट होने के लिए। बायो कंपैटिबल है, थोड़ा बहुत बाहर एक्सट्रूड कर जाए तो कोई मैटर नहीं करता। पूरी की पूरी कैनाल भी आप इससे फिल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इसके सब एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे हैंडलिंग इसकी दिक्कत होती है। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम जब MTA बाई किया था तो उसको 3 से 4 घंटे लगते थे सेट होने के अंदर। तो अगर मान लेते हैं जहाँ पे ब्लीडिंग को रोकना बड़ा चैलेंज होता था, वहाँ तक तो जब तक वो सेट होगा तब तक तो वो सारा ब्लीडिंग उसको बहा ले जाएगी। लेकिन ये सब आज के टाइम में ओवरकम हो चुके हैं। जैसे अच्छे मटेरियल आ चुके हैं बायोडेंटिन के, या एक अच्छे चाइनीज़ प्रोडक्ट भी आ चुके हैं जो सस्ते में MTA मिल जाता है 500-700 रुपये के अंदर। आज के टाइम के अंदर 1-2 पेशेंट का यूज़ करने के लिए आपको MTA मिल जाता है। दे आल्सो वर्क गुड। जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है वो थोड़ा ये ब्लैकिश पड़ जाते हैं सेट होने के बाद, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। दे आर वेरी गुड मटेरियल। मैं आपको एडवाइस करूँगा इनको पहले आप यूज़ करना स्टार्ट करें। एटलीस्ट कोरोनल जो आपकी परफोरेशंस हैं उनके अंदर यूज़ करना स्टार्ट करें, तभी धीरे धीरे जैसे जैसे के रूट के अंदर जाते जाएंगे आपकी स्किल लेवल को और ज़्यादा डिमांड होती जाएगी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। अब हमारे को अगर परफोरेशन हो गई है तो हमारी 2 ही मैनेजमेंट हो सकती है। या तो हम इंटरनली उसको रिपेयर कर सकते हैं विदाउट सर्जिकल, या एक्सटर्नली आपको फ्लैप हटाओगे, बोन हटाओगे एंड उसके बाद उसको रिपेयर करोगे। तो हम पहले बात करते हैं नॉन सर्जिकल की। तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले बात आता है क्लीनिंग द एरिया। अगर परफोरेशन जिस वक्त हुई उसी वक्त रिपेयर कर रहे हो तो क्लीन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने मानो कुछ टाइम लैप्स हो गया है, मानो आप नेक्स्ट सेटिंग में कर रहे हो या 1 महीने बाद 15 दिन बाद आप उसको कर रहे हो, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बैक्टीरियल इन्वेजन बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से आपने क्लीन करना है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको वो उसको आप एक डाइल्यूटेड हाइपो से, जैसे 0.5 to 1% हाइपो से आप उसको एरिया को इरीगेट करिए। क्लोरहेक्सिडिन से भी वॉश करना मैं पसंद करता हूँ और फिर उसके बाद उसको रिपेयर करता हूँ। तो फर्स्ट परफोरेशन को रिपेयर में जो हम अभी देख लेते हैं वो है कोरोनल थर्ड की परफोरेशन। यानी हमारा जो परफोरेशन हुआ है सुप्रा क्रेस्टल हुआ है, यानी एल्वुलर बोन अभी नीचे है एंड हमारी जो परफोरेशन है वो अबव हो गई है। इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसके एक वॉल ऑलरेडी डैमेज्ड है, पैलेटल वॉल जा चुकी है एंड उसके लिए पहले क्या किया गया, एक मैट्रिक्स बैंड अडेप्ट किया गया जो सब जिंजाइवल गया हुआ है एंड उसने आइसोलेशन उसको किया एंड कंपोजिट से ये एक वॉल बिल्ड कर दी गई है। ये पहली वॉल बिल्ड कर दी है और हम इसको फिर इसकी RCT पूरी करेंगे एंड इसके ऊपर को हम इसको रेस्टोर कर देंगे।
नेक्स्ट है कि अगर एट द लेवल ऑफ क्रेस्ट पे हुआ है, ये बहुत कॉमन परफोरेशंस होती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैलेंज आता है कंट्रोल ब्लीडिंग। जैसे ही आपने और हमारी दिक्कत क्या होती है, हम उस ब्लीडिंग को पल्पल ब्लीडिंग ही मान लेते हैं एंड वी कीप ऑन फाइलिंग दैट। आपने ये हमेशा कॉशियस लेना है कि अगर आपको ब्लड ड्रॉप फील नहीं हुआ है, आपको टेक्टाइल सेंसेशन में ऐसा लग रहा है कि समथिंग एल्स है, या अपेक्स लोकेटर नेगेटिव रीडिंग दे जा रहा है बार बार, तो वो परफोरेशन है। तो उसको जितना छोटा रहने देंगे उतना बेटर होगा। तो फर्स्ट चैलेंज तो कंट्रोल ब्लीडिंग ही होता है। तो उसके अंदर मैं हीमोस्टैट भी कई बार यूज़ कर लेता हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रोकोटरी यूज़ कर लेते हैं, लेज़र है तो लेज़र यूज़ कर सकते हो आप। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। फिर ये इस तरीके के MTA आपको पाउडर लिक्विड मिक्स करना है। फिर MTA कैरियर्स आते हैं, जैसे आपने अमलगम कैरियर्स देखे होंगे अपने कॉलेज लाइफ में, तो उसी तरीके का ये अमलगम कैरियर जैसा ही एक MTA कैरियर होता है। उसका बस अमलगम कैरियर और उसके बीच में एक डिफरेंस यही होता है, जो अमलगम कैरियर है उसका जो ओपनिंग है वो 2 mm की है और इसकी ओपनिंग 0.8 mm की होती है। तो उसी तरीके से हम उसको मिक्स करके उसके अंदर लोड करते हैं एंड एट द साइट, जैसे ही आप ये देख रही हैं हमारी साइट है, इसके ऊपर प्रिसाइजली उसको प्लेस करके डैम्प कॉटन से उसको वहाँ पे अडेप्ट कर देते हैं एंड फिर हम अपनी बाकी RCT को कैरी ऑन कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना होता है कि हमने MTA से उसको जो ऑरिफिस है उसको ब्लॉक नहीं करना। वहाँ पे आप टेफ्लॉन के कॉटन डाल सकते हो, फाइल प्लेस कर सकते हो, किसी भी तरीके से उन ऑरिफिस के अंदर MTA को जाना से बचाना है आपने। जैसे ये एक और है मोलर के अंदर की बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू परफोरेशन हो गई है। ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है तो इसके अंदर दिख रहा है, नहीं तो नॉर्मली माउथ के अंदर आपको दिखेगा ही नहीं। हम आप इसे कैनाल ही सोचोगे अगर मिरर के अंदर देख रहे होगे, तो ये तो कैनाल जैसी लग रही है एंड यू विल कीप फाइलिंग इट। तो ऐसा करेंगे तो उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ते जा रहे हैं इसके प्रोग्नोसिस ख़राब होने के और दांत को एक्सट्रैक्ट होने के। तो करना कुछ नहीं है, जैसे ही आपने इस परफोरेशन को पहचाना वहाँ पे MTA प्लग डाल देना है। नेक्स्ट बात करते हैं मिडल थर्ड परफोरेशन। ये सबसे चैलेंजिंग परफोरेशंस होती हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। तो ये ज़्यादातर ओवाइड इन शेप होती हैं, बिगर जो हमारे जो स्टेनलेस स्टील के जैसे GG ड्रिल्स पीजो रिमूवर के कारण ज़्यादातर होती हैं। इसको स्ट्रिप परफोरेशन भी कहते हैं और ये 2 तरीके की लार्ज भी हो सकती हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी ज़्यादा फाइलिंग कर दी है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं ज़्यादातर इसको कि भाई या तो पहले आप उसको ऑब्चुरेट कर दो और फिर वहाँ पे उस जगह पे MTA डाल दो, या फिर पहले MTA डाल दो फिर उसके बाद ऑब्चुरेट कर दो। अब मैंने ये ऑब्चुरेट फर्स्ट देन MTA प्लेस, तो ये आपका परफोरेशन है यहाँ पे इसके अंदर, ये पहले ऑब्चुरेट कर दिया गया, फिर उसके बाद ये MTA प्लग यहाँ पे डाल दिया गया एंड रिमेनिंग कैनाल को भी MTA प्लग से भर दिया गया है। ये केस मैंने नहीं कर रखा, मैंने चुरा रखा है एक PDF फाइल से। मेरी स्किल अभी ये अलाउ नहीं करती मैं इस केस को कैरी आउट कर सकूं। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है ताकि आप इल्यूमिनेशन आपको पता तो लगे एग्जैक्टली आपकी कहाँ परफोरेशन है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, MTA प्लेस करना। तो पहले MTA प्लेस कर दो फिर उसके बाद ऑब्चुरेट कर दो। तो यहाँ पे बोन लॉस हो चुका है, तो यहाँ पे एक MTA इस जगह पे प्लेस कर दिया गया है, आप ये देख सकते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्चुरेट कर दिया गया है। अगेन मिड रूट परफोरेशन आर द टफेस्ट परफोरेशन जो आप मैनेज करनी पड़ेंगी आपको। नेक्स्ट इज अपाइकल थर्ड परफोरेशन। अपाइकल थर्ड परफोरेशन क्या है कि भाई अपेक्स के आसपास हो गई हो। ज़्यादातर किसकी वजह से होंगी, हमारी स्टिफ फाइल्स को यूज़ कर रहे हैं, हमारे नेचुरल जो कर्वेचर है कैनाल को वो हमारी फाइल यूज़ फॉलो नहीं कर रही। अगर आप वैसे लेटेस्ट जनरेशन फाइल्स यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग से ही एक फ्लेक्सिबल फाइल्स यूज़ करेंगे जहाँ पे ज़्यादा कर्वेचर है, आप अच्छी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे C+ फाइल्स हो गई, तो ये फाइल्स कर्वेचर को फॉलो करेंगी, इस तरीके की दिक्कत नहीं आएंगी। लेकिन अगर कई बार हम कैनाल एनाटॉमी को हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपनी फाइल राइटली चूज़ नहीं करते और हमसे हो जाती है, मेरे से भी हो गई हैं, तो ये इस तरीके की, जैसे ये देख रही हैं, इसने कैनाल को स्ट्रेट कर दिया और इसको जिपिंग भी कहते हैं। ये बिल्कुल एक अपने आप नया रास्ता बना दिया, इसको परफोरेशन कहते हैं, या इसको ट्रांसपोर्टेशन की अपना रास्ता ही अलग बना दे, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि जहाँ पे भी परफोरेशन हुई है सारे पोर्शन को आप MTA प्लेस कर दो, MTA कैरियर से उसको पुश करो प्लगर से वहाँ तक एंड तक पहुँचा दो, और जो ये लास्ट का 1/3 जो हिस्सा है उसको सारा MTA से सील कर दो एंड उसके बाद GP भर दो उसके अंदर।
नॉर्मली अगर मेरे से ऐसी हो जाती है पाइकल एंड के ऊपर, तो आज के टाइम में मैं बायोसेरेमिक सीलर से ही बस उसको सील कर देता हूँ, सारा एरिया को वो अपने आप सील कर देता है। पर हाँ, परफोरेशन के अंदर ऐसा बहुत सारा सीलर बाहर भी चला जाता है, एक्स्ट्रा फ्लो हो जाता है, वो थोड़ा मुझको वरी करता है। लेकिन मेरा काम बहुत आसान है, मैं बस अपनी कैनाल को बायोसेरेमिक सीलर से सील कर देता हूँ एंड इट विल सील ऑल द कैनाल। अब मैं नहीं जानता, मैंने कभी एक्सट्रैक्ट नहीं करके देखा कि वो एक्चुअल में परफोरेशन कितनी अच्छी से सील करी है उसने, लेकिन मेरे केस अभी तक सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि परफोरेशन एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपकी फाइल्स नहीं जा रही, आपको कैनाल के दोबारे से उसका सही रास्ता नहीं मिल रहा, एंड यू वांट टू गो सर्जिकल पे, तो आप जा सकते हैं। ऑब्वियसली सर्जिकल मैनेजमेंट भी है, तो उसके लिए कब करेंगे हम, जब आपकी शेप की सर्टेन नहीं हो कि भाई उसका शेप ही क्या है, ओआईल है, स्मॉल है, लार्ज है, जैसे मिड रूट परफोरेशंस के अंदर होता है ज़्यादातर। अगर वो सब क्रेस्टल है बोन के नीचे है और उसकी पैथोलॉजी आप आरसीटी करे जा रहे हो, आप सब कुछ कर चुके हो, लेकिन उसकी पैथोलॉजी ख़त्म ही नहीं हो रही है वहाँ से, तो भी आप सर्जिकल मैनेजमेंट सोच सकते हो। फिर क्या हो सकता है कि इंटरनल एसेस, मतलब कि आप कोशिश कर रहे हो एमटीए को अंदर से प्लेस करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो आपके पास और कोई चारा नहीं है सर्जिकल मैनेजमेंट के सिवा जाने का। या बहुत ज़्यादा बड़ा डिफेक्ट है कि आप एमटीए प्लेस करोगे तो वो सारा का सारा बाहर फैल जाएगा, तो ऐसा कुछ है तो भी आपको सर्जिकल मैनेजमेंट में ही जाना पड़ेगा। और हम अपाइकल 1/3 के ऊपर जो भी परसिस्टेंट डिजीज है, जैसे हमारी बड़ी रेडियोलुसेंसी है, उसमें तो हम ऑलरेडी करते ही हैं, हम रूट को डाइसेक्ट करके उसको रूट को सील कर देते हैं। तो एक्सटेंसिव सर्वाइकल रिजॉर्प्शन भी हो चुकी है, तो भी हम इस सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं कि पहले तो हम अपनी रूट कैनाल प्रिपेयर कर लेंगे, अपनी कैनाल को ढूंढेंगे और उसको प्रिपेयर कर लेंगे, ऑब्चुरेट कर देंगे। फिर उसके बाद मैं सर्जिकल फ्लैप उठाऊंगा। फिर उसके बाद हम रूट का अगर एपेक्स हमें कट करना, हमें ऐसा लग रहा है कि रूट एपेक्स इन्फेक्टेड है सारा का सारा, कि मतलब कि जो हमारा डेंटिन है वो इन्फेक्टेड हो चुका है, तो लास्ट के 2-3 mm हम उसको कट कर देते हैं। फिर सारा ग्रेनुलेशन टिश्यू हमको वहाँ से सारा रिमूव करना होता है, एंड फिर जो डिफेक्ट है उसको एमटीए से सील करना पड़ता है। अगर हम इस डायग्राम से देखें कि तो पहले हमने इसके ऑब्जर्वेशन कर दी, और ऑब्जर्वेशन और जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मैं अगर आज ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो मैं कल चाहता हूँ कि उसके अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन कर लूँ। तो उसके बाद मैंने ये फ्लैप रेस किया। फिर उसके बाद अगर इसके ऊपर बोन कवरिंग है तो मैं इसमें बोन कवरिंग को हटा दूंगा और वहाँ से अपना जो डिफेक्ट है उसको एक्सपोज करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ से डेंटिन, जो डेंटिन एक्चुअली क्या था, डेंटिन में ट्यूब्यूल्स भी होता है, उसके अंदर भी बैक्टीरिया इन्वेड कर चुका है, तो मैं वहाँ से एक जो ख़राब डेंटिन है उसका कलर भी थोड़ा अलग ही मिलेगा आपको, वो सारा जो डिसकलर डेंटिन है उसको हटा दूँगा। फिर उसके बाद अच्छे से क्लीन करो, इरिगेट करो, मेडिकामेंट डालो, एंड फिर लास्ट के अंदर एमटीए प्लेस कर दो, एंड उसके बाद सूचर कर दो। अगर क्लिनिकली देखें तो ये देखिए, ये जिंजाइवा को एक्सपोज करा गया है। फिर उसके बाद ये यहाँ से सारा का सारा ये पोर्शन हटाया गया डेंटिन का, एंड देन उसके बाद इसके ऊपर ईजीली एक एमटीए प्लेस किया जा सकता है। अगर हम इस केस की बात करें तो ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे समथिंग फिशी है, ये इंटरनल रिजप्शन का केस है। तो और ये देखिए सारा पहले फ्लैप हटाया गया और ये सारा का सारा यहाँ पे एमटीए लगाया गया, आप ये देख सकते हैं एक्सरे के अंदर भी। तो दोस्तों इस वीडियो का जो बेसिक काम था वो ये था कि आपको एक आउटलुक देना कि यहाँ पे किस तरीके से हम अपनी परफोरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। अभी स्टार्टिंग के लिए अगर आप परफोरेशन को मैनेज करना चाह रहे हैं तो अभी फ़िलहाल कोरोनल जो परफोरेशन है उनके ऊपर आप फोकस करिए। ओवर द टाइम्स आप उन सब चीज़ों के अंदर भी कर पाएंगे, आई एम श्योर। और इन सब सारी बातों को प्रैक्टिकली सीखने के लिए आप हमारे जीडीएस डेंटल एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी हर स्टेप पे हर छोटी से छोटी क्वेरी, आपको जो क्वेरी लगती होगी कि बेकार है, शर्म आती होगी पूछने, हम उस क्वेरी को भी बिना आपके पूछे भी आपकी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज़। थैंक यू।